जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम स्वागत करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर समय समय पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से आपको अपडेट या रिजल्ट या जो भी नोटिफिकेशन है उसे अपडेट किया जाता है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको जो भी PDF वगैरह है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हम एक सीरीज कर रहे थे जिसके अंदर राजस्थान के जिला दर्शन, जिसके अंदर जिला वाइज हम सारा अध्ययन करने जा रहे थे, जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य अध्ययन हमने एक क्लास के माध्यम से पढ़ लिया। उसके बाद में राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं तो ज़िलों के अंदर जितनी भी ज़िलों का एकीकरण है, उसके बाद में उनकी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और स्टैटिक GK, इसके बाद में हिस्ट्री, ये सारे के सारे जो पोर्शन हैं हम एक ही क्लास के अंदर एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। और एक ज़िले वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे को याद रखने के अंदर भी आसानी रहेगी, ताकि अगर वहाँ से अगर उठाएंगे तो उसे इर्द गिर्द की जानकारी लेते हुए हम वहाँ से सारा का सारा कोर्स है वो हमारा कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारा ज़िला है अजमेर, RJ01। तो अजमेर की हम यहाँ पर आज क्लास के अंदर अजमेर की संपूर्ण चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान का हृदय अजमेर क्या कहलाता है? राजस्थान का हृदय कहलाता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद में शुभंकर है अजमेर ज़िले का खड़मोर, और इसके उपनाम हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान का हृदय, इसके बाद में राजस्थान का नाका, राजपुताने की कुंजी, और राजस्थान का जिब्राल्टर, और विभिन्न संस्कृतियों की भूमि, और प्राचीन नाम है इसका अजमेर का अजयमेरू। अजयमेरू क्या है? प्राचीन नाम है। और इसके बाद में अजमेर जो ज़िला है, तो अजमेर ज़िले के अंदर जो अजमेर शहर है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, कल्पवृक्ष का मेला, और तबीजी राज्य का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी के अंदर। मेयो कॉलेज और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, पद्मा डेयरी राजस्थान की प्रथम डेयरी, और राजस्व मंडल का मुख्यालय, और राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग RPSC का मुख्यालय, ये सारे के सारे जो अजमेर है अजमेर शहर के अंदर स्थित हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अजमेर के अंदर सलेमाबाद है, जहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, राधा जी का यहाँ पर क्या है? मंदिर। इसके बाद में तिलोनिया है, तिलोनिया पेचवर्क का कार्य यहाँ पर किया जाता है, और बेयरफुट कॉलेज की स्थापना भी तिलोनिया के अंदर की गई है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने के अंदर देखने के अंदर आसानी रहे। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को तिलोनिया का हमने पढ़ लिया। फिर अजमेर के अंदर किशनगढ़ है, जो किशनगढ़ के अंदर बनी ठनी चित्रकला के लिए किशनगढ़ प्रसिद्ध है, और ये कागजी शैली है। चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़, और संगमरमर का उद्योग जिसके लिए किशनगढ़ प्रसिद्ध है। इसके बाद में पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। वर्मा जी का मंदिर, जो संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर है जहां वर्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। गुलाब की खेती यहाँ पर पुष्कर के अंदर की जाती है, जिसकी किस्म का नाम है रोज इंडिया किस्म। इंडिया किस्म का जो गुलाब है वो पुष्कर के अंदर सबसे ज़्यादा बहुतायत के अंदर उत्पादित किया जाता है। फूलों की आधुनिक मंडी पुष्कर के अंदर स्थापित है, और वराह मंदिर ये भी क्या है? पुष्कर के अंदर है। इसके बाद में रामसर के नसीराबाद के अंदर राजस्थान में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले नसीराबाद के अंदर हुई थी 28 मई 1857 को। नसीराबाद के अंदर राजस्थान की सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। इसके बाद में रामसर बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र है। और इसके बाद में जो और बाकी जो शहर हैं इनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करते हुए जाएंगे। इसके बाद में लेते हैं सरवाड़ के अंदर रानी जी का कुंड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में बिनाई के अंदर कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है बिनाई के अंदर। और फिर मसूदा के अंदर राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा को घोषित किया गया है। और ब्यावर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो वर्तमान के अंदर ब्यावर को जिला बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है। तो बादशाह की सवारी का यहाँ पर मेला बढ़ता है ब्यावर के अंदर। देवर भाभी होली
के लिए ब्यावर प्रसिद्ध है। श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट के उद्योग यहाँ पर ब्यावर के अंदर हैं। आगी बाण समाचार पत्र है, उसका भी जो उद्घाटन है यानी कि जो समाचार पत्र है वो निकाला गया, वो भी ब्यावर से निकाला गया था, इसका प्रकाशन ब्यावर से किया गया था। सूती वस्त्र दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर है। इसके बाद में दोस्तों लोकसभा क्षेत्र अजमेर के अंदर कौन कौन सा है, अजमेर, और विधानसभा क्षेत्र के अंदर अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, इसके बाद में ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, मसूदा, नसीराबाद और पुष्कर, यानी कि ये इसके अजमेर के अंदर विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर इतने विधायक हैं वो निर्वाचित होकर जाते हैं, और लोकसभा क्षेत्र एक ही है अजमेर, जहाँ से एक लोकसभा सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। इसके बाद में अजमेर के अंदर तहसीलें किशनगढ़, अराई, विजयनगर, बिनाई, रूपनगढ़, सरवाड़, टाटोती, पिसांगन, पुष्कर, टोडगढ़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और सावर, नसीराबाद और मसूदा, ये सारी की सारी क्या है, तहसीलें हैं अजमेर के अंदर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दी, जो स्टैटिक जीके का हमारा पार्ट है। इसके बाद में चलते हैं हम सामान्य परिचय अजमेर के बारे में। दोस्तों आपको एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर लेते हुए जाएंगे। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है या 2 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया उनके लिए ये क्या है, उनके लिए ये एक रिवीजन है और अपने आप में एक एनालिसिस है, जिसके कारण से आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे को कितनी चीज़ें याद हैं और मुझे याद की हुई चीज़ें कितनी याद रह रही है, कितनी नहीं। तो सामान्य परिचय के अंदर हम चलते हैं। राजस्थान के केंद्र में स्थित अजमेरों की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर की गई। कब की गई अजमेर की स्थापना? 1113 ईस्वी के अंदर चौहान शासक अजयराज ने की थी। किसने की थी? चौहान शासक अजयराज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की, जिसे राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, विभिन्न संस्कृतियों की भूमि, भारत का मक्का आदि उपनामों से भी जाना जाता है, जो मैंने शुरू के अंदर मैप के द्वारा आप लोगों को मोटा मोटी सारा समझा दिया। इसके बाद में दोस्तों अरावली पहाड़ियों में स्थित अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। अगर आपको आकृति के बारे में पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार जो जितने जिले हैं इन जिलों की आकृति के बारे में पूछा गया है, तो आपकी अगर आकृति पूछा जाए अजमेर जिले की तो त्रिभुजाकार है। आकृति क्या है? त्रिभुजाकार आकृति है अजमेर जिले की। इसके बाद में दोस्तों जिसे 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के द्वारा 7वें चरण चरण के अंदर अजमेर को 26वें जिले के रूप में शामिल किया गया था राजस्थान के अंदर। ये जो सामान्य परिचय है, इसका जो हमारा मेन जो पॉइंट है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयराज ने की। इसके बाद में इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण के अंदर 26वें जिले के रूप में अजमेर को मान्यता मिली, अजमेर को राजस्थान के अंदर शामिल किया गया। ये इसकी सामान्य परिचय था। इसके बाद में ऐतिहासिक परिदृश्य के अंदर हम चलते हैं। तो ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है अजमेर जिले का? बिजोलिया का जो शिलालेख है, इसके अनुसार चौहानों का प्रारंभिक शासन क्षेत्र सांबर तथा हमीर काव्य के अनुसार पुष्कर के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर नागौर। सांबर को प्राचीन काल में शाकंभरी अथवा सपालदक्ष नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ऐतिहासिक परिदृश्य से हम यहाँ पर यह समझेंगे कि जो बिजोलिया का शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख के अनुसार जो चौहान है इनका प्रारंभिक शासन कहाँ पर था? सांबर के अंदर। और जो हमीर महाकाव्य है, हमीर महाकाव्य के अनुसार जो चौहान है इनका प्रारंभिक जो शासन है वो पुष्कर और इसके आसपास का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिछत्रपुर, जो नागौर का प्राचीन नाम है, और ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। और सांबर को प्राचीन काल के अंदर क्या कहा जाता था? शाकंभरी या सपालदक्ष। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बनने के जो पॉइंट है वो यही है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए जाएं अगर आपको लेना हो तो, क्योंकि उसके बाद में फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट शायद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं इनको वापस मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई? अब हमने ये तो देख लिया कि चौहानों का जो शासन था वो हमीर काव्य के अनुसार कहाँ पे था और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहाँ पर था, लेकिन चौहान की उत्पत्ति है ये कैसे हुई? चंद्रबदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, ये मूणोत नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण के अनुसार अग्निकुंड से, यानी कि 3 जो ग्रंथ है, चंद्रबरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, इसके बाद मूणोत नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण के अनुसार अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो कर्नल टोड और विलियम क्रुक,
कर्नल टोड और विलियम क्रुक के अनुसार विदेशी जाति से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। जान कवि की क्याम खां रासो के अनुसार, जो जान कवि है इनकी क्याम खां जो रासो है इसके अनुसार ये ब्राह्मण वंशीय एवं दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। यानी कि चौहानों की उत्पत्ति के लिए अनेक विभिन्न मत हैं। तो जो मत हमारे आज तक की जितने भी जो बुक है, इन बुक के अंदर जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे मत मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, क्योंकि सभी के अलग अलग मत हैं। तो जो हमारे एग्जाम के अंदर अगर आते हैं तो एग्जाम के अंदर अग्निकुंड से ही हम ज़्यादातर इनका जो चौहानों की उत्पत्ति का साक्ष्य हम मानते हैं, लेकिन बाकी भी जो हमारे चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो भी ये तथ्य हैं इनको भी हमारे को ध्यान में होना चाहिए, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हमारा जो नॉलेज है वो भी बूस्टअप हो और इसी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो वो हमारा गलत नहीं हो। इसके बाद में दोस्तों वासुदेव चौहान बिजोलिया शिलालेख जो था इस सुरजन चरित्र और डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा रचित अर्ली चौहान्स डायनेस्टी के अनुसार शाकंभरी के चौहान वंश के आदि पुरुष से वासुदेव, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि जो चौहान वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार ये आता है, तो वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी के अंदर शाकंभरी के चौहान वंश और आदि पुरुष से वासुदेव ने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना करके अहिछत्रपुर को, यानी कि जो नागौर है, अहिछत्रपुर नागौर को क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको पूछा जाए चौहानों की जो नींव है वो किसने रखी थी, तो चौहानों की नींव बिजोलिया शिलालेख और सुरजन चरित्र और डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा रचित अर्ली चौहान्स डायनेस्टी के अनुसार शाकंभरी के चौहान वंश के आदि पुरुष वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर चौहान राज्य की स्थापना की और अहिछत्रपुर नागौर को इसकी क्या किया था, राजधानी बनाया था। एवं सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव के द्वारा करवाया गया है। अगर आपको पूछा जाए सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सांबर झील का जो निर्माण है वो भी वासुदेव ने करवाया था। किसने करवाया, वासुदेव ने। और इसके बाद में सामंत गुवक ने, ये जो वासुदेव था इनका एक सामंत है गुवक, इन गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए और ये चौहानों के इष्ट देव है, अगर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो वासुदेव का जो एक सामंत जिनका नाम था गुवक, इनके द्वारा हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो वासुदेव के बाद में कौन हुए, अजयराज 1105 ईस्वी में, 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक अजयराज का शासनकाल माना जाता है। अजमेर नगर के संस्थापक अजयराज ही है और अजयराज को ही माना जाता है। इनके द्वारा ही अजमेर की जो शिला है वो रखी गई। अजयराज की कुछ मुद्राओं पर इनकी पत्नी सोमलेखा या सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है अजयराज के बारे में है। अजयराज ने क्या कार्य किया था, अजमेर की नींव रखी थी और इसके बाद में 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना अजयराज के द्वारा ही की गई और इनकी जो मुद्राएं, इनके ऊपर इनकी पत्नी सोमलेखा या सोमलवती का नाम भी अंकित देखने को मिलता है। इसके बाद में है अर्णोराज। अर्णोराज को आना जी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अजमेर में आना सागर झील, अर्णोराज ने क्या किया था, अजमेर के अंदर जो आना सागर झील है, आना सागर झील का निर्माण और पुष्कर के अंदर जो वराह मंदिर है, आना सागर झील और वराह मंदिर जो पुष्कर के अंदर है, इनका निर्माण अर्णोराज या आना जी के द्वारा करवाया गया। इनकी हत्या 1155 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा की गई, 1155 ईस्वी के अंदर इनकी हत्या है, इनके पुत्र जगदेव के द्वारा इनकी हत्या की गई। अतः जगदेव को चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, अगर एग्जाम के अंदर आपके पूछा जाए कि चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चौहानों का पितृहंता जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता का मतलब होता है जो पितृ यानी कि अपने पिता की हत्या करने वाला, वो पितृहंता कहलाता है। और जगदेव था जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, अर्णोराज यानी आना जी की, और इनको चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। इसके बाद में है हमारा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव चौहान भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान, दोनों एक ही है। इन्हीं को बिसलदेव चौहान को विग्रहराज और विग्रहराज चतुर्थ को ही बिसलदेव चौहान कहा जाता था। इन्होंने संस्कृत कंठाभरण नामक एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत कंठाभरण
नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई तथा विद्यालय की दीवारों पर स्वयं द्वारा संस्कृत भाषा में रचित हरिकेली। आपको एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि हरिकेली जो महाकाव्य है, हरिकेली जो नाटक हैं, इस हरिकेली नाटक की स्थापना किसके द्वारा या रचना किसके द्वारा की गई? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई हरिकेली नाटक की रचना। और ये जो नाटक है इसकी उत्कीर्ण करवाया इस संस्कृत कंठाभरण विद्यालय की दीवारों पर, और जिसे कालांतर के अंदर यानी कि बाद में यहाँ पर ये जो संस्कृत विद्यालय इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत विद्यालय को क्या किया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा के रूप में इसको निर्मित करवा दिया, यानी कि इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा के रूप में इसको मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। ये किसके द्वारा करवाया गया था? जो अभी अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने एक सरस्वती कंठाभरण नामक एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, और कालांतर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस विद्यालय को तोड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद के अंदर इसको परिवर्तित इसको करवा दिया गया। इनके काल में चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए चौहानों का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के। और इसके बाद में जयानक भट्ट द्वारा इन्हें कवि बांधव की उपाधि भी दी गई, यानी कि कवि बांधव की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई? जयानक भट्ट के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि भी इनको दी गई। इनके दरबारी कवि सोमदेव ने संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नामक एक नाटक की रचना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, इनके विग्रहराज चतुर्थ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे अजमेर के अंदर और हमारी हिस्ट्री के अंदर। जो चौहानों का शासन है, इन चौहानों के शासन के अंदर भी विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव चौहान का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण युग या चौहानों का स्वर्ण काल भी इनको कहा जाता है। इनको कवि बांधव की उपाधि भी दी गई। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की। इन्होंने हरिकेली नाटक भी इन्होंने रचना की, हरिकेली नाटक की रचना की। और इनके जो ललित विग्रहराज नामक नाटक है, इसकी रचना भी इनके शासनकाल के अंदर ही इनके दरबारी कवि सोमदेव के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके बाद में कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनका शासनकाल है वो 1177 से 1192 ईस्वी के अंदर हुआ। जो तराइन का सेकंड युद्ध था 1192, यहाँ तक इनका शासनकाल रहा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। इनका जन्म है वो 1166 ईस्वी के अंदर हुआ। गुजरात की राजधानी अनहिल पाटन के अंदर, जो गुजरात था उसकी राजधानी थी उस समय अनहिल पाटन, वहाँ पर इनका जो जन्म है वो हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर तथा माता कर्पूरी देवी था। इसके बाद में राज्याभिषेक के समय पृथ्वीराज की आयु कितनी थी? 11 वर्ष। पृथ्वीराज तृतीय की राज्याभिषेक हुआ उस समय इनकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष थी। इनकी माता कर्पूरी देवी को इनकी सनकशिका बनाया गया। जब वयस्क होने से पूर्व अगर किसी भी युवराज को अगर राजा घोषित किया जाता था तो उनकी माता या किसी अनुभवी व्यक्ति को इनका एक संरक्षक या संरक्षिका नियुक्त किया जाता था। तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इनका संरक्षिका इनकी माता कर्पूरी देवी को ही बनाया गया। इन्हें राय भितोरा के नाम से जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय भितोरा के नाम से, और दल पुंगल को मतलब होता है विश्व विजेता। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। तो राय पिथोरा और दल पुंगल, ये दो उपाधियां इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दी गई, जैसी उपाधि इनको दी गई थी। बाकी इनके बारे में जितने भी जो युद्ध वगैरह हुआ है वो भी हम आगे इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो तुमुल का युद्ध है, ये जो चौहान डायनेस्टी है, इन चौहान डायनेस्टी के समय कौन कौन से युद्ध हुए, जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हीं युद्ध के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो तुमुल का युद्ध है। तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी के अंदर हुआ। पृथ्वीराज ने जब महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित किया। इस तुमुल का जो युद्ध है, इस तुमुल के युद्ध के अंदर क्या किया था पृथ्वीराज चौहान ने? महोबा जो वर्तमान के अंदर यूपी के अंदर पड़ता है, यूपी की एक तहसील है महोबा यूपी की एक तहसील है, जहाँ का चंदेल शासक था परमर्दिदेव। इस परमर्दिदेव को पराजित किया। और यहाँ पर क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी जिसका विवाह परमर्दिदेव
परमर्दी देव का पुत्र था ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव के साथ में इनका विवाह हुआ था और विवाह होने के पश्चात कुछ व्यक्तियों द्वारा कानाफूसी के कारण से इनको भ्रमित किया गया और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा महोबा के ऊपर आक्रमण किया और महोबा के ऊपर आक्रमण करने के बाद में चंदेल शासक परमर्दी देव यहाँ पर इनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण के अंदर यहाँ पर जो परमर्दी देव के सेनापति, यानी कि वैसे सेनापति थे लेकिन इनके चचेरे भाई थे आला और उदल, इन दोनों को यहाँ पर क्या हुआ था, ये आला और उदल दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे तुमुल के युद्ध के अंदर 1182 ईस्वी में। इसके बाद में तराइन का युद्ध है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया और राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। तो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी के अंदर हुआ। 1191 ईस्वी के अंदर तराइन वर्तमान में जो करनाल हरियाणा में स्थित है, यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ था। इससे पहले कहा जाता है मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार आक्रमण के अंदर जो तराइन का युद्ध है प्रथम युद्ध ये 1191 ईस्वी के अंदर इन दोनों के बीच में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और यहाँ पर क्या हुए थे, पृथ्वीराज चौहान है वो विजयी हुए थे, पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे, विजयी। और इसके बाद में विजयी होकर ये निश्चिंत होकर वापस दिल्ली की तरफ लौटे और पीछे से इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी को यहाँ पर समय याचना दे दी और ये वापस अपने दिल्ली राजधानी की तरफ लौटे। लेकिन इसके पीछे से जो मोहम्मद गोरी है इन्होंने इनके सेनापति के साथ में हाथ मिलाकर इनके ऊपर वापस सेना एक निश्चिंत होकर सेना जा रही थी उसके ऊपर इन्होंने वापस आक्रमण किया और इस आक्रमण के पश्चात मोहम्मद गोरी को क्या किया था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर अपने साथ लेके गया। हिस्ट्री के अनुसार यहाँ पर हमारी यही जानकारी हमें मिलती है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है इसके अंदर 1192 इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हुए, जिसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंदराज, ये गोविंदराज अजमेर का शासक बना था। इन पृथ्वीराज चौहान को 1192 में पराजित होने के बाद में गोविंदराज अजमेर का शासक बना और उसने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों के समय अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अजमेर को क्या बनाया गया था अंग्रेजों के समय, केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका यहाँ पर मुख्यालय बनाया गया अजमेर में और अजमेर को डायरेक्ट सीधा ब्रिटिश के नियंत्रण के अंदर रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया। इसके बाद में 1857 की क्रांति के प्रथम बिगुल है वो नसीराबाद छावनी से ही बजा। 28 मई को राजस्थान के अंदर प्रथम 1857 की क्रांति का बिगुल नसीराबाद छावनी से बजा। और तेजाजी का प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर सुरसुरा के अंदर और परवसर के अंदर पशु मेला बढ़ता है तेजाजी का। सेंदरिया और बांवता अजमेर जिले में स्थित है जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। इसके बाद में चलते हैं हम अजमेर का भौगोलिक परिदृश्य के अंदर। भौगोलिक परिदृश्य क्या है अजमेर का, भौगोलिक परिदृश्य, भौगोलिक स्थिति। अजमेर मध्य अरावली में स्थित राजस्थान का त्रिभुजाकार जिला है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, त्रिभुजाकार जिला है अजमेर राजस्थान का। और ये अजमेर जो मध्य अरावली क्षेत्र है, अरावली की जो पहाड़ियाँ इनका जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर अजमेर जिला क्या है स्थित है। इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, पड़ोसी जिले जयपुर, टोंक, पाली, राजसमंद, नागौर, भीलवाड़ा से अजमेर की सीमा लगती है। इसके बाद में यहाँ पर प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। प्रमुख पर्वत चोटियों के अंदर गोरमजी सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की और अजमेर की, जो 934 मीटर ऊंची है, 934 मीटर ऊंची है। इसके बाद में माराई जी 933 मीटर। और इसके बाद में कहीं कहीं पे हमें तारागढ़, जो तारागढ़ है वो 873 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलता है, कई बुकों में भी हमें देखने को मिलता है कि अजमेर की जो या मध्य अरावली की जो दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है उसको तारागढ़ को ही बोला जाता है 873 मीटर, लेकिन तारागढ़ से ऊपर एक माराई जी 933 मीटर और ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली क्षेत्र की गोरमजी जो 934 मीटर है और ये तीनों की तीनों ही अजमेर के अंदर ही स्थित है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अजमेर से निकलती हैं। सबसे पहली लूनी और बनास, खारी, रूपमती, सागरमती नदियाँ हैं वो अजमेर के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो लूनी नदी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान के अंदर। इसका उद्गम अजमेर के निकट नागपहाड़ी से निकलती है ये, और ये सागरमती धारा के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है, सागरमती धारा के रूप में, जो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में प्रवाहित होती है। इसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। और ये बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के बाद में इसका जो पानी है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। बाड़मेर तक इसका पानी है वो मीठा होता है।
लेकिन इसके बाद में इसका पानी है वो खारा हो जाता है और सागरमती के रूप में ये धारा निकलती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के अंदर ये प्रवाहित होती है, मरुस्थल की गंगा कहलाती है। और ये इस नदी को महाकवि जो कालिदास है इन्होंने अंत सलीला भी इस नदी का उपनाम रखा, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये दक्षिण पश्चिम में बहते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और अंत्य प्रवाही नदी इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो लूनी नदी से संबंधित थे। इसके बाद में रूपनगढ़ नदी है। इस नदी का उद्गम अजमेर से होता है तथा ये सांबर झील में जाकर गिरती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। जो निम्बार्क संप्रदाय है जो सलेमाबाद के अंदर, ये रूपनगढ़ नदी के किनारे पर ही स्थित है। इसके बाद में जलाशय कौन कौन से अजमेर के अंदर, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जो जलाशय हैं, जलाशय कौन कौन से हैं? जलाशय हैं अजमेर में पुष्कर एक जलाशय है जो जहाँ पर 52 घाट हैं। इसके बाद में आना सागर, फाय सागर, फूल सागर और नारायण सागर, कालिंजर और मरकेड़ा, ये प्रमुख जलाशय और झीलें हैं जो अजमेर के अंदर स्थित हैं। इसके बाद में जो पुष्कर झील है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तीर्थराज, पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। ये इसके क्या है? पुष्कर के उपनाम। इसके बाद में ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो लोनार झील महाराष्ट्र के बाद ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित भारत की दूसरी बड़ी क्रेटर झील या कोल्डर झील का उदाहरण है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए जो कि राजस्थान के अंदर क्रेटर झील या कोल्डर झील का उदाहरण कौन सी झील है, तो ये पुष्कर झील ही है। कौन सी है? पुष्कर झील। क्रेटर झील या कोल्डर झील इसका उदाहरण है पुष्कर के अंदर कोलार झील, ये पुष्कर झील। और यहाँ पर इसके अलावा भारत के अंदर पहली कौन सी सबसे बड़ी है जो प्राकृतिक क्रेटर या कोल्डर झील है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की कौन सी है? लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो क्रेटर या कोल्डर झील का उदाहरण है। इसके बाद में राजस्थान की पहली और भारत की दूसरे नंबर की जो क्रेटर या कोल्डर झील है प्राकृतिक निर्मित झील, जो कौन सी है? पुष्कर। पुष्कर के अंदर ये सबसे प्राचीन, पवित्र और प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जिसके ऊपर 52 घाट बने हुए हैं। सबसे बड़ा घाट है वो गांधी घाट कहलाता है। सबसे बड़ा घाट क्या है? उसका नाम क्या है? गांधी घाट। सबसे जो बड़ा घाट है उसको गांधी घाट कहा जाता है, जिसको गऊ घाट भी बोलते हैं। इसके बाद में आना सागर झील। आना सागर जो झील है, आना सागर झील का निर्माण चौहान शासक अर्णोराज या आना जी के द्वारा करवाया गया। ये मैंने पहले बताया 1137 ईस्वी में तुर्की सेना के रक्त से रंगी धरती को साफ करने हेतु करवाया गया था। कालांतर में जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग, अभी आप कभी अजमेर गए हुए तो वहाँ पर देखा होगा दौलत बाग जिसको सुभाष उद्यान बोला जाता है, ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? जहांगीर के द्वारा करवाया गया, जो आना सागर झील के किनारे हैं। शाहजहां ने आना सागर झील के ऊपर बारादरी, अगर आपने देखा होगा बारादरी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है, निर्माण करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। इसके बाद में फोय सागर झील। फोय सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के द्वारा 1891 से 1892 ईस्वी के अंदर अंग्रेज अधिकारी फोय के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज अधिकारी फोय के निर्देशन के अंदर हुआ फोय सागर झील का निर्माण, और ये अकाल राहत कार्यों के दौरान हुआ था 1891 से 1892 ईस्वी में। इसके बाद में अजमेर की मिट्टी। जिले के पश्चिम भाग में भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है तथा पूर्वी भाग में कांप मिट्टी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में वनस्पति अजमेर के अंदर धोंक, धोकड़ा, सालर, गुर्जन आदि वनस्पतियाँ हैं वो अजमेर जिले के अंदर मिलती है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है वन्य जीव। इसके बाद में हम चलते हैं अजमेर के अंदर वन्य जीवों में। वन्य जीव के लिए रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, सबसे पहले रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य जिसका निर्माण है वो 1883 ईस्वी के अंदर करवाया गया। 1983 ईस्वी के अंदर, 1983 बोल रहा हूँ, 1983 ईस्वी के अंदर रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का निर्माण करवाया गया। ये अभ्यारण्य नामक कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसको रखा गया, जो अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में स्थित है। ये जो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है ये अजमेर, पाली और राजसमंद तीनों की सीमा के ऊपर स्थित है। तीनों के अंदर ये आता है, अजमेर, उसके बाद में राजसमंद और पाली, तीनों के अंदर ये आता है। और मृगवन दूसरा है मृगवन अजमेर में पुष्कर मृगवन 1985 के अंदर निर्मित करवाया गया। कब करवाया गया? मृगवन पुष्कर के अंदर 1985 के अंदर। तथा गोडावन के लिए प्रसिद्ध सौंखलिया, गंगवाना और सिलोरा, ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर किसके लिए? गोडावन के लिए। यहाँ पर गोडावन पक्षी मिलता है और गोडावन पक्षी के
यहाँ पर प्रमुख शिकार केंद्र हैं जो इनको निषेध यहाँ पर किया गया है। कौन कौन सी जगह पर? सौंखलिया, गगवाना और शिलोरा। यहाँ पर गोडाउन के कारण से इन क्षेत्रों को शिकार मुक्त रखने के लिए यहाँ पर शिकार को निषिद्ध किया गया है। और मृग वन है वो अजमेर के अंदर 1985 के अंदर निर्मित करवाया गया। इसके बाद में सागर विहार में बर्ड पार्क है। अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आना सागर के तट पर सागर विहार में एक पक्षी पार्क विकसित किया गया है। और शुभंकर है, अजमेर का शुभंकर है वो खड़मोर है। इसके बाद में पशुपालन और डेयरी। पशुपालन और डेयरी के अंदर अजमेर जिला गाय की गिर नस्ल। अजमेर के अंदर कौन सी गाय की नस्ल मिलती है? गिर। और ये अजमेरी या रेंडा, इसको अजमेरी या रेंडा भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? अजमेरी या रेंडा। आपने अगर सुना होगा, हमारे देसी भाषा के अंदर रेंडी बोलते हैं जिसको, रेंडा। ये दोनों गाय की जो नस्ल है ये अजमेर जिले के अंदर मिलती हैं। अजमेर के रामसर में बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। अजमेर में राजकीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसके बाद में अजमेर के अंदर जो कृषि फसलें हैं, कृषि फसलें कौन कौन सी अजमेर के अंदर होती हैं? कृषि फसलों के अंदर फसलों में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन है वो अजमेर के अंदर होता है। अजमेर के अंदर किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? ज्वार का। ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन अजमेर के अंदर होता है। और यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? पान की खेती। पान की खेती है वो अजमेर के अंदर की जाती है तथा पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। इस पान के खेत को क्या कहते हैं? बजेड़ा। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर बजेड़ा किसे कहते हैं, तो अजमेर के अंदर जो पान की खेती की जाती है इसे क्या कहते हैं? बजेड़ा। पुष्कर में गुलाब की खेती की जाती है जिसे इंडिका नाम से, इंडिया जो नाम है उसके नाम से ये प्रसिद्ध गुलाब की जो खेती है वो पुष्कर के अंदर की जाती है। इसके बाद में पुष्कर के गुलाब विश्व विख्यात हैं जो निर्यात में अव्वल हैं। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अगर आपको पूछा जाए मुर्गी पालन के अंदर राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है, तो मुर्गी पालन के अंदर राजस्थान का प्रथम जिला है अजमेर। इसके बाद में है खनिज। खनिज अजमेर में एस्बेस्टोस और बेरिलियम, पन्ना, फेल्सपार, तांबड़ा सरवाड़ के अंदर, अब्रक, वर्मिक्यूलाइट और कैल्साइट, लाइमस्टोन ब्यावर में, सोपस्टोन और यूरेनियम किशनगढ़ और मैग्नेसाइट एवं संगमरमर किशनगढ़ के अंदर आदि खनिज यहाँ पर अजमेर के अंदर उत्खित किए जाते हैं। और फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर के अंदर होता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए फेल्सपार उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो वो है हमारा अजमेर। बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी जो खनिज हैं उनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है उद्योग। नेक्स्ट क्या है? उद्योग। तो उद्योगों के अंदर अजमेर में क्या प्रसिद्ध हैं? उद्योग कौन कौन से हैं अजमेर के अंदर? अजमेर में उद्योग है, अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, ये केंद्र सरकार का एक उपकरण है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ये HMT का जो मुख्यालय है, HMT का जो उद्योग है ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। इसका स्थापना किसके आधार सहयोग पर की गई थी? चेकोस्लाविया जो गणराज्य है इसके सहयोग से यहाँ पर स्थापना की गई 1967 के अंदर। कहाँ पर की गई? चाचियावास के अंदर। चाचियावास के अंदर HMT की स्थापना की गई चेकोस्लाविया के सहयोग से 1967 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में ब्यावर में स्थित दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी के अंदर की गई। 1889 ईस्वी के अंदर किसकी स्थापना की गई? दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंदर। ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। ये क्या थी? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल। अजमेर में वर्ष 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। 1906 के अंदर किसकी स्थापना की गई? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना अजमेर में की गई। अजमेर के किशनगढ़ में संगमरमर उद्योग स्थापित हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अजमेर किशनगढ़ को मार्बल मंडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मार्बल संगमरमर का उद्योग स्थापित है। अजमेर में श्री सीमेंट, ब्यावर के अंदर श्री सीमेंट का कारखाना है। और उसके बाद में राजश्री सीमेंट, ये भी ब्यावर के अंदर सीमेंट उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ हैं और यहाँ पर ये उत्पादन के लिए कार्यरत है। इसके बाद में परिवहन के अंदर राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, 14, 79, 79A और 89 ये अजमेर जिले से होकर गुजरते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, ये भी अजमेर से होकर ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना परिवहन के लिए कौन कौन से राजमार्ग हैं वो अजमेर से होकर जाते हैं। 8, 14, 79 और 79A और 89 ये जितने भी जो परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये अजमेर से होकर जाते हैं। इसके बाद में अंग्रेजों से संघर्ष के समय अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र कौन कौन से थे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं उसकी क्लास एक अलग से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा।
तब तक चलते हैं। अजमेर अंग्रेजों के संघर्ष के समय अजमेर में प्रकाशित समाचार पत्र। सबसे पहला समाचार पत्र आंगी बाण। ये समाचार पत्र जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया गया था। जयनारायण व्यास के द्वारा आंगी बाण समाचार पत्र है वो ब्यावर से प्रकाशित किया गया। उसके बाद में नवीन राजस्थान विजय सिंह पति के द्वारा इसे अजमेर से प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? विजय सिंह पति के द्वारा नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित किया गया और प्रतिबंध लगा दिया गया था इसके ऊपर। प्रतिबंध के बाद में इस समाचार पत्र का नाम नवीन राजस्थान से बदलकर क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान के नाम से इसको फिर से प्रकाशित किया गया प्रतिबंध के उपरांत। इसके बाद में राजस्थान नामक समाचार पत्र है, ये ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान, जो ऋषि दत्त मेहता के द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया गया। और फिर था त्यागभूमि, ये हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा अजमेर से त्यागभूमि प्रकाशित किया गया। इसके अलावा राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना टाइम्स, राजपूताना गजट और आर्य मार्तंड नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी अजमेर से किया गया। यह आपको ध्यान रखना, अजमेर से कौन कौन से समाचार पत्र हैं उनका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद में अंग्रेजों से संघर्ष के समय अजमेर में स्थापित संगठन कौन कौन से थे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अंग्रेजों के संघर्ष के समय अजमेर में स्थापित संगठन राजस्थान सेवा संघ सबसे पहला था। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना है वो 1919 के अंदर की गई। 1919 के अंदर एक और कौन सी घटना हुई थी भारत के अंदर, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, लेकिन 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा इसका मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1919 के अंदर इसके मुख्यालय कहाँ पर था? वर्धा के अंदर, और नाम क्या था? राजस्थान सेवा संघ। लेकिन इसके बाद में 1920 के अंदर इसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके 1920 में ट्रांसफ़र करके कहाँ पर ले आए गए? अजमेर के अंदर। अजमेर में इसका मुख्यालय लाया गया। इसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना 1920 के अंदर की गई। कब की गई थी? 1920 के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1889 ईस्वी के अंदर अजमेर में की गई थी। कहाँ पर की गई? 1889 में अजमेर के अंदर वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। इसके बाद में स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर हम चलते हैं, तो यहाँ पर प्रथम प्रमुख जो दर्शनीय या पर्यटन स्थल हैं इनके बारे में हम देखते हुए जाएंगे। तो पहला है तारागढ़। ये गिरिदुर्ग का एक उदाहरण है। अगर आपको पूछा जाए तारागढ़, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए निम्न में से गिरिदुर्ग है, और उसके बाद में अगर तारागढ़ दे दे और चार दूसरे कोई नाम दे दे, तो यहाँ पर तारागढ़ है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गिरिदुर्ग की एक श्रेणी का ये दुर्ग है तारागढ़, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर चौहान शासक अजयराज ने बीठली नामक पहाड़ी के ऊपर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बीठली नामक पहाड़ी। बीठली पहाड़ी के ऊपर किसने किया था? अजयराज ने इसका निर्माण है वो करवाया था 11वीं शताब्दी में, और इसे गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तारागढ़ का उपनाम या दूसरा नाम क्या है? गढ़ बीठली। राजस्थान का जिब्राल्टर। बिशप हेबर के अनुसार अगर राजस्थान का जो तारागढ़ है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसके द्वारा कहा गया? बिशप हेबर के अनुसार। अजयमेरू दुर्ग इसका उपनाम है। राजपूताने की कुंजी और अरावली का अरमान, ये सारे के सारे तारागढ़ के उपनाम हैं। और मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। तारागढ़ नाम किसके द्वारा रखा गया था? मेवाड़ के राणा रायमल और इनके युवराज पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। इस दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार है, हिजड़े की मजार है, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा एवं गोल जालरा यहाँ पर विद्यमान है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और रानी उमादे, जिसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, रूठी रानी, इसका जब इतिहास आएगा जोधपुर का तब हम रूठी रानी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये ध्यान रखें, रानी उमादे, इनका रूठी रानी का जो मेन नाम था क्या था? उमादे। उमादे, इन्होंने जोधपुर शासक मालदेव की ये पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जोधपुर के शासक मालदेव की पत्नी रानी उमादे। ये क्या किया था? इन्होंने मालदेव से ये रूठ गई थी। मालदेव रिसाएगी और रिसाइया के बाद में ये जोधपुर है जो अजमेर आ गई, और अजमेर आकर तारागढ़ दुर्ग के अंदर ये रहने लगी। इसलिए तारागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या यहाँ पर रानी जो रूठी रानी के नाम से भी इसका नाम है वो रखा गया, रूठी रानी।
उमादे का नाम है रूठी रानी। जो अजमेर का जो अजमेरू दुर्ग है, इस दुर्ग के किले के ऊपर अरहट से मालदेव ने यहाँ पर पानी पहुँचाने का प्रबंध भी यहाँ पर किया गया था। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए वो कौन सा दुर्ग है जहाँ पर अरहट के द्वारा दुर्ग में पानी पहुँचाने का कार्य किया गया, तो ये है हमारा तारागढ़ दुर्ग, अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। इसके बाद में किशनगढ़ का किला। किशनगढ़ का किला राजस्थान के जो किशनगढ़ कस्बा है, किशनगढ़ कस्बे के अंदर ये भव्य किला स्थित है जिसे किशनगढ़ का किला कहा जाता है। इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट और कुछ रोल नहीं है। इसके बाद में मैगजीन का किला। मैगजीन का किला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। मैगजीन का किला, मैगजीन का किला है, इसका निर्माण मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया था। मैगजीन का जो किला है अजमेर के अंदर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया था? 1571 से 1572 ईस्वी के अंदर। और अकबर का इसे दौलत खाना या मुगल किले के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैगजीन का जो किला है इसका दूसरा नाम क्या है? दौलत खाना, दौलत खाना, और दूसरा मुगल किला, मुगल किला या दौलत खाने के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मुगलों द्वारा हिंदू मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए हिंदू मुस्लिम पद्धति में, हिंदू मुस्लिम पद्धति में बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग ये कौन सा है? मैगजीन का किला। और 1576 ईस्वी का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी युद्ध की जो अंतिम योजना है वो अंतिम योजना इसी दुर्ग के अंदर बनाई गई थी। और 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो ने इसी दुर्ग में बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात कहाँ पर की थी? मैगजीन के किले के अंदर, अजमेर में। तथा 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार किया और अपना शस्त्रागार मैगजीन बना दिया था। शस्त्रागार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैगजीन। और इन्होंने, अंग्रेजों ने इस किले को क्या बनाया था? अपना शस्त्रागार बनाया था, अपना मैगजीन बनाया था, जिसके कारण से इसको मैगजीन का किला भी नाम से जाना जाता है। अजमेर में टोडगढ़ दुर्ग तथा किशनगढ़ दुर्ग किशनगढ़ में भी स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर अध्ययन किया। यहाँ से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में है बर्मा जी का मंदिर। बर्मा जी का मंदिर जो भारत का एकमात्र बर्मा मंदिर है जहाँ पर बर्मा जी की विधिवत पूजा होती है। पुष्कर में स्थित इस मंदिर में बर्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है तथा इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद्र पारिक द्वारा तैयार किया गया था। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए बर्मा मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है ये किसके द्वारा बनाया गया, ये किसके द्वारा तैयार करवाया गया, तो गोकुल चंद्र पारिक के द्वारा, गोकुल चंद्र पारिक के द्वारा वर्तमान स्वरूप को निर्माण करवाया गया। इसके बाद में सोनी जी की नशियां जो अजमेर के अंदर है, जैन तीर्थकर ऋषभ देव जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1870 ईस्वी में मूलचंद सोनी के द्वारा लाल पत्थरों से करवाया गया। मूलचंद सोनी के द्वारा सोनी जी की नशियां का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1870 ईस्वी में। अतः इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सोनी जी की नशियां का दूसरा नाम क्या है? लाल मंदिर। इसके बाद में रंगनाथ जी का मंदिर, पुष्कर अजमेर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित रंगनाथ जी का मंदिर द्रविड़ शैली या गोमुख शैली में निर्मित है। अगर पूछा जाए अजमेर के अंदर या राजस्थान के अंदर गोमुख या द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित पुष्कर में कौन सा मंदिर है, तो ये रंगनाथ जी का मंदिर है। इसके बाद में रमा बैकुंठ मंदिर वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य शाखा के भक्तों का ये प्रधान मंदिर है, जिसका निर्माण डीडवाना नागौर के सेठ मगनीराम बांगड़ के द्वारा करवाया गया। रमा बैकुंठ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य शाखा के भक्तों का प्रधान मंदिर है, जिसका निर्माण डीडवाना जो नागौर के अंदर पड़ता है, यहाँ के सेठ मगनीराम बांगड़ के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मगनीराम बांगड़ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में राधा जी का मंदिर सलेमाबाद अजमेर में स्थित राज्य में स्थित राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर है। राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर सलेमाबाद अजमेर के अंदर, जो निम्बार्क संप्रदाय का भी प्रमुख मंदिर है। ये निम्बार्क संप्रदाय की यहाँ पर प्रमुख पीठ स्थापित की गई है। इसके बाद में है साईं बाबा का मंदिर। साईं बाबा का मंदिर अजयनगर के अंदर साईं बाबा का मंदिर है। अजमेर में साईं बाबा मंदिर का निर्माण 1999 में सुरेश के लाल द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? सुरेश के लाल मतलब वो वाला लाल नहीं है, यानी कि सुरेश के पुत्र वाला लाल नहीं है, सुरेश के लाल
के बाद में डॉट है। इसके बाद में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आनाजी या अरुणराज के द्वारा। निर्माण चौहान राजा अरुणराज द्वारा 1123 से 1150 ईस्वी में पुष्कर में करवाया गया। मैंने पहले बताया था वराह मंदिर और आना सागर झील दोनों का निर्माण है वो चौहान शासक अरुणराज या आनाजी के द्वारा करवाया गया है 1123 से 1150 ईस्वी में। इसके बाद में नारेली का जो जैन मंदिर अजमेर में स्थित यह मंदिर श्री ज्ञानोदय तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानोदय तीर्थ के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? नारेली के जैन तीर्थ। इसके आसपास के क्षेत्र में 24 लघु मंदिर है, यानी कि कितने मंदिर हैं? 24 लघु मंदिर यानी कि छोटे मंदिर हैं इस नारेली जैन तीर्थ के पास में। और नारेली जैन मंदिर दिगंबर जैनियों के लिए तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में प्रज्ञा शिखर सन 2005 में जैन समुदाय द्वारा जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में बनवाया गया एक मंदिर है जो कि काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। अरावली की पहाड़ियों में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये मंदिर टोडगढ़ में स्थित है। इसका उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया जो भारत के ऑनेबल राष्ट्रपति थे। इसके आसपास पुराना CNI चर्च और कतर घाटी, दुधलेश्वर महादेव, भीलबेरी, रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रज्ञा शिखर जो मंदिर है ये कहाँ पर है? जैन समुदाय द्वारा बनाया गया, ये आचार्य तुलसी की स्मृति में बनाया गया एक मंदिर है जो 2005 में बनाया गया और ये कहाँ पर है? टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया क्लॉक टावर या घंटाघर। विक्टोरिया क्लॉक टावर या घंटाघर ये अजमेर शहर के मध्य में स्थित है। ये भव्य स्मारक का निर्माण 1887 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया था? 1887 ईस्वी के अंदर। और ये ब्रिटिश वास्तुकला का एक प्रभावी उदाहरण है। ये घंटाघर लंदन की स्थित लंदन के अंदर एक बिग बैन घड़ी है। बिग बैन घड़ी इसी का ये छोटा रूप है। इसके सदस्य ये यहाँ पर बनाया गया। ये ब्रिटिश वास्तुकला का प्रभावी उदाहरण है जो 1887 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के द्वारा अजमेर का बिल्कुल सेंटर के अंदर बीचों बीच में इसको निर्मित करवाया गया। इसके बाद में अजमेर गवर्नमेंट म्यूजियम, ये संग्रहालय मुगल सम्राट अकबर के महल के भीतर स्थित है जिसे 1570 ईस्वी में बनाया गया था। इसे भरतपुर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर संग्रहालय के नाम से किसे जाना जाता है? अजमेर गवर्नमेंट म्यूजियम जो मुगल सम्राट अकबर था इनके महल है उसके भीतर में ये स्थित हैं। पत्थरों की मूर्तियां, शिलालेखों और कवच के साथ इसमें भरतपुर के महाराजाओं के बेहतरीन चित्र भी स्थित हैं। इसके बाद में है स्वामी विवेकानंद स्मारक नाग पहाड़ी की तलहटी में कोटड़ा के अजमेर विकास प्राधिकरण के OCIF वुडलैंड में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? जो नाग पहाड़ी है इसकी तलहटी के अंदर जो कोटड़ा है, जो पुष्कर से हम अगर चलते हैं तो पुष्कर से रीजनल कॉलेज के सामने से कोटड़ा जाता है और यहाँ पर ये अजमेर विकास प्राधिकरण OCIF वुडलैंड के द्वारा वुडलैंड में ये बनाया गया है स्वामी विवेकानंद स्मारक। इसके बाद में है पनोरमा, यहाँ संत नागरीदास पनोरमा किशनगढ़ की जो शैली, बूढ़ा पुष्कर सरोवर जैन महाराज पनोरमा एवं निम्बार्कचार्य पनोरमा सलेमाबाद स्थित है। इसके बाद में चित्रकला के अंदर हम देखते हैं अजमेर के अंदर जो चित्रकला है वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं। किशनगढ़ चित्रशैली चित्रकला के अंदर है किशनगढ़ चित्रशैली। इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। यानी कि जो किशनगढ़ की शैली है चित्रशैली, इसका जो श्रेय के अंदर यानी कि इसको एक विस्तृत रूप देने के अंदर किसका श्रेय जाता है? श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को। नागरीदास सावंत सिंह, जो नागरीदास या सावंत सिंह जो किशनगढ़ के शासक थे, इनके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। किसके शासनकाल में? नागरीदास या सावंत सिंह, इनके शासनकाल में किशनगढ़ शैली है, इनका स्वर्णकाल माना जाता है। इसके बाद में कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी कहा जाता है। किशनगढ़ शैली को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? कागजी शैली। किस नाम से जाना जाता है? कागजी शैली के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस शैली के सर्वाधिक चित्र है वो कागज या वसली पर बने हैं। नाक में पहने जाने वाले वैश्री आभूषण का एकमात्र चित्रण किशनगढ़ शैली में ही मिलता है। अगर नाक में पहने जाने वाले जो आभूषण वैश्री, इसका जो चित्रण है वो कौन सी शैली के अंदर मिलता है? किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर। इसके बाद में है हमारा बणी ठणी है, ये किशनगढ़ की शैली है।
किशनगढ़ के अंदर बनी ठनी, इसका चित्रण किशनगढ़ की ही शैली का एक ये चित्र है बनी ठनी, जिसका चित्रण 1778 ईस्वी के अंदर 1778 ईस्वी के अंदर निहाल चंद के द्वारा किया गया। निहाल चंद के ने सामत सिंह नागरीदास की एक प्रेमिका उनका प्रतिरूप बनाया गया था। ये 5 मई 1973 को भारतीय डाक विभाग द्वारा किशनगढ़ शैली की डाक टिकट जारी की गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चित्र शैली के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट, इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है भारतीय जो डाक विभाग द्वारा 5 मई 1973 को किया गया था। किशनगढ़ की जो बनी ठनी चित्र शैली है इसके ऊपर। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को। और ये किसके द्वारा कहा गया? एरिक डिक्सन के द्वारा। इसके बाद में चांदनी रात की संगोष्ठी, इसके चित्रकार अमीर चंद है। कौन है? अमीर चंद हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी, इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार मोरध्वज, निहाल चंद और नानकराम, सीताराम, रामनाथ, बदन सिंह और सूरध्वज, लाडली दास, अमीर चंद, तुलसीदास व तिलक गीताई है। इनको 2017 के अंदर पद्म श्री से नवाजा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। चांदनी रात की संगोष्ठी, अमीर चंद इसके प्रमुख चित्रकार थे और तिलक गीताई है, इनको 2017 के अंदर पद्म श्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था इस चित्र शैली के लिए। इसके बाद में है लोक नृत्य। लोक नृत्य के अंदर कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो अजमेर के अंदर प्रचलित हैं? चरी नृत्य है अजमेर, ये किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं के द्वारा, किनके द्वारा? गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसकी विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। चरी नृत्य की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई हैं। ये विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की। और इस नृत्य के लिए पुरस्कृत नृत्यांगना सुनीता रावत है। और इस नृत्य के लिए पुरस्कृत किया गया था, वो किसको किया गया है? सुनीता रावत को। प्रसिद्ध नृत्यांगना तो है फल्गुबाई और पुरस्कृत किया गया है सुनीता रावत को। इसके बाद में भवाई नृत्य। इस नृत्य की शुरुआत केकड़ी अजमेर के नागाजी जाट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? नागाजी जाट के द्वारा। और इसकी शुरुआत केकड़ी अजमेर के अंदर की गई भवाई नृत्य की। इसके बाद में संप्रदाय के अंदर चलते हैं। अजमेर में कौन कौन से संप्रदाय हैं? निम्बार्क संप्रदाय, इसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, सनकादी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क 12वीं सदी में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम जी देवाचार्य द्वारा की गई। इसकी निम्बार्क जो संप्रदाय की जो पीठ है, इस पीठ सलेमाबाद की जो पीठ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? परशुराम जी देवाचार्य के द्वारा। सर्वप्रथम ये संप्रदाय वृंदावन में प्रसारित हुआ था। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता माना जाता है, यानी कि परिणीता माना जाता है श्री कृष्ण की राधा को इस संप्रदाय के अंदर, तथा युगल स्वरूप पूजा की जाती है। यहाँ पर दोनों की, राधा और कृष्ण के साथ में पूजा की जाती है। आचार्य निम्बार्क द्वारा लिखित ग्रंथ 10 श्लोकी, जिसमें राधा एवं कृष्ण की भक्ति पर बल दिया गया। यहाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। इसके बाद में कौन सा संप्रदाय है? सखी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के संत हरिदास जी द्वारा। सखी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? निम्बार्क संप्रदाय के संत हरिदास जी द्वारा। कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। इसके अनुयायी श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें सखी मानकर करते हैं, यानी कि जो कृष्ण की भक्ति है उन्हें सखी मानकर की जाती है। हरिदास जी द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रवर्तन किया गया सखी संप्रदाय का। इसके बाद में मेले, राजस्थान के मेले कौन कौन से? राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर कौन कौन से मेले भरते हैं? पुष्कर मेला। इसका आयोजन अजमेर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। इसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का उर्स। अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद में कल्प वृक्ष का मेला। श्रावण मास की अमावस्या, हरियाली अमावस्या को मांगली आवास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला भरता है। इसके बाद में देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा को देव दीपावली के अवसर पर पुष्कर में मेला भरता है। इसके बाद में बादशाह का मेला, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला आयोजित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद में है पंजाब शाह का उर्स। पंजाब शाह का उर्स है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पंजाब शाह का उर्स है वो 2.5 दिन के झोपड़े में भरने वाला 2.5 दिन का उर्स है। 2.5 दिन के झोपड़े में 2.5 दिन का उर्स भरता है पंजाब शाह का उर्स।
इसके बाद में होली, ब्यावर में देवर भाभी की होली तथा भिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? देवर भाभी की होली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। और उसके बाद में कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली कहाँ पर खेली जाती है? कोड़ा मार होली ये भिनाई के अंदर, अजमेर के भिनाई में। कहाँ पर? भिनाई में, अजमेर के भिनाई में ये खेली जाती है। इसके बाद में लालिया कालिया मेला, ये मेला अजमेर में बढ़ता है। इसके बाद में प्रमुख व्यक्तित्व माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा अजमेर से कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया गया? मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसके बाद में हरविलास शारदा, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया। और 1911 में हरविलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड हेस्क्रिप्टिव पुस्तक का प्रकाशन किया था। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये व्यक्तित्व है। इसके बाद में अरुणा राय। अरुणा राय प्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिनका कार्य क्षेत्र अजमेर रहा एवं सूचना का अधिकार आंदोलन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। रेमने मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली ये राज्य की प्रथम महिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली राज्य की प्रथम महिला। अरुणा राय के प्रयासों से तिलोनिया अजमेर में सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SWRC स्थापित किया गया। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की स्थापना अरुणा राय व शंकर सिंह द्वारा देवडूंगरी राजसमंद में वर्ष 1990 में स्थापित करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में कपिल मुनि, इनका जन्म 8वीं और 9वीं शताब्दी के लगभग पुष्कर के समीप एक गांव में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम अणुओं तथा परमाणुओं का गहन अध्ययन किया तथा इनके द्वारा सांख्य शास्त्र की स्थापना या रचना की गई कपिल मुनि के द्वारा। इसके बाद में रामकिशन सोलंकी, पुष्कर में जन्मे राजस्थान के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक, जिन्हें नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। आप देखना, इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर रामकिशन सोलंकी के द्वारा बजाया गया बहुत ही तगड़ा नगाड़ा है और पुष्कर मेले के अंदर इनकी झलकियाँ देखने को मिलती है। इसके बाद में रीमा दत्ता, राजस्थान की जलपरी के नाम से विख्यात रीमा दत्ता को सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया तथा तैराकों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये देश की पहली महिला तैराक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। इसके बाद में विमला शर्मा हॉकी प्रशिक्षिका। विमला शर्मा अजमेर में प्रारंभ की गई राज्य की पहली महिला हॉकी अकादमी की प्रथम निर्देशिका नियुक्त हुई। उसके बाद में गुलाबो कोटड़ा के सपेरा परिवार में वर्ष 1969 में जन्मी गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया तथा ये राज्य की कालबेलिया समाज महासभा की प्रथम अध्यक्षा है। कनीपाव की गद्दी को कालबेलिया जनजाति द्वारा गुरुद्वारा मानती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पंडित दुर्गालाल, कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल पखावज कला में सिद्ध हस्त थे। पखावज कला जो है उसके अंदर सिद्ध हस्त कौन है? कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल। इसके बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। अजमेर के पूर्ण साक्षर जिला, अजमेर राजस्थान का ऐसा पहला जिला है जिसे पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। मसूदा को राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव होने का सौभाग्य प्राप्त है। यह आपको ध्यान रखना है। मसूदा है वो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है और अजमेर है वो पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है पहला। इसके बाद में 28 मई 2013 को अजमेर को देश का प्रथम स्लम फ्री यानी कि झुग्गी झोपड़ियों मुक्त शहर घोषित किया गया है। झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त शहर राजस्थान का पहला अजमेर 28 मई 2013 को, पूर्ण साक्षर जिला प्रथम, और उसके बाद में मसूदा राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव। इसके बाद में जीव रखा, किशनगढ़ के गुंदोलाव तालाब के निकट स्थित केहरीगढ़ किले को अब हेरिटेज होटल बनाया गया तथा इस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। एग्जाम के अंदर इनको पूछा जा सकता है। इसके बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान का केंद्रीय जो विश्वविद्यालय अजमेर जिले के बांदर सिंदरी किशनगढ़ में स्थित है, जो राजस्थान का एकमात्र है और ये अजमेर जिले के अंदर ही स्थित है। अजमेर से जब हम जयपुर जाते हैं तो इस हाईवे के ऊपर ये स्थित बांदर सिंदरी के अंदर जो किशनगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में वैदिक यंत्रालय, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अजमेर में ये वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। फिर तबीजी में राज्य का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है। मेयो कॉलेज एल्टन मेयो द्वारा अजमेर में स्थापित की गई तथा अलवर नरेश मंगल सिंह इसमें प्रथम विद्यार्थी थे। और ये जो राजा महाराजा सामंत इनके पुत्रों को और अंग्रेजों के अधिकारियों के जो पुत्र हैं इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी एल्टन मेयो के द्वारा अजमेर में। और इसमें अलवर नरेश मंगल सिंह इसके प्रथम विद्यार्थी थे। इसके बाद में शहीद स्मारक, अजमेर में शहीद स्मारक भी स्थित है। तो दोस्तों आज की हमारी यही क्लास थी और अजमेर ज़िले का हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है अजमेर ज़िले का। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ आपको और पूछना हो या इसमें और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। और अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन को ज्वाइन करें और वहाँ पर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।